कक्षा 12 के कला वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का अर्थशास्त्र विषय के ऑनलाइन क्लासेस में आप स्वागत है। आज ये पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हो इस साल कोरोना की वजह से हमारे विद्यालय में और कहीं भी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई है, इसलिए हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसके तहत सभी क्लासेस के सभी विषय के ऑनलाइन वीडियो बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम के अंदर आज हम पहली क्लास आपके सामने अर्थशास्त्र विषय की कक्षा 12 में इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का परिचय। और ये जो लेसन है वो 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। हम आज इस पर पहली बार चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो पूरा टॉपिक है वैसे तो 11 कालांश में पूरा होता है, 11 पीरियड इसके लिए चाहिए होते हैं और उसी क्रम में हम उसके अनुसार इसको धीरे धीरे लेकर चलेंगे। आज के टॉपिक का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र के परिचय से सेंस है कि इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे आया और धीरे धीरे ये कला वर्ग के अंदर एक सबसे श्रेष्ठ विषय के रूप में उभरा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत समय पहले से ही, यूँ कहें कि आदिकाल से, यानी बहुत पुराने समय से ही लोग अपना अपना जीवन यापन करते थे, अपने अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहे थे। कोई पशुपालन करता था, कोई खेती करता था। उसी क्रम के अंदर एक लंबे समय के बाद में विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग धंधे स्टार्ट हुए और मशीनें लगी, लोगों का व्यापार बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी और लोगों के फील्ड बनते गए। उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो उनके नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी और उस बुक को लिखने के बाद में पूरे विश्व के अंदर अर्थशास्त्र की क्रांति से आई। उस प्रकार से हम देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी महात्मा गांधी जी है, गोविंद रानडे हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए। जैसे मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि ये हमारे अर्थशास्त्र के परिचय का जो पहला पार्ट है उसका एक पहला पेज है। इसके ऊपर आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एडम स्मिथ की जो बुक है उसका नाम है एन इंक्वायरी into nature and causes wealth of nation। ये किताब लेकर वो आए थे और इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रों का धन। इस पुस्तक को लिखने के बाद में पूरे विश्व के अंदर अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। वैसे तो अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने उसको अलग अलग भागों में बांट करके, ताकि पढ़ने के हिसाब से, अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक रहे, तो 5 भागों में बांटा है। इस चीज़ को आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली है धन प्रदान परिभाषाएं, दूसरी है कल्याण प्रदान परिभाषाएं और तीसरा है सीमितता प्रदान परिभाषाएं, चौथा विकास प्रदान परिभाषाएं और लास्ट में आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित परिभाषा। तो इनके नाम से पता चल रहा है कि जैसे धन प्रदान परिभाषाएं हैं तो धन प्रदान का मतलब ऐसी परिभाषाएं दी गई है जिसमें धन की प्रधानता पर जोर दिया गया है। जैसे एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। इसका अध्ययन है, धन का अध्ययन है। इसी प्रकार जो कल्याण प्रदान परिभाषाएं हैं वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई। अल्फ्रेड मार्शल भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र है जो आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। उसके बाद सीमितता प्रदान परिभाषाएं, ये एल रॉबिन्स के द्वारा दी गई है, लॉर्ड लियोनिन रॉबिन। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें सिखाता है, ये समझ पैदा करता है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो अनंत है और उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित मात्रा है। जैसे मैं आपको एक बार बोर्ड पे थोड़ा सा बताता हूँ
हर इंसान की जो आवश्यकताएं हैं ये क्या होती है, अनंत होती है। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों से हम कौन सी प्रणाली अपनाएं, कौन सा सिस्टम अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, उस सिस्टम को हमें कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। यानी कि जो एल रॉबिन्स है वो क्या कहते हैं कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से और उनके वैकल्पिक प्रयोग, फिर भी इन सबका सामंजस्य बिठा करके कैसे चले, उसके ऊपर जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको कहते हैं सीमितता प्रधान परिभाषाएं। और ये किसके द्वारा दी गई है, एल रॉबिन्स के द्वारा। उसके बाद आती है विकास प्रधान परिभाषा। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी परिभाषाएं जिसपे विकास पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है, विकास पर जोर दिया गया है। और ऐसी विकास प्रधान जो परिभाषाएं हैं वो किसके द्वारा प्रदान की गई है, इसके द्वारा दी गई है पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। इन परिभाषाओं को आप कक्षा 11 में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि इस पाठ का ही नाम क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय, तो हम इसके अंदर इसको थोड़ा देखते हुए चलेंगे ताकि अपना एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। उसके बाद है आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित परिभाषाएं, जो किसके द्वारा दी गई है, जे.के. मेहता के द्वारा, प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा। इनमें क्या है, इससे ऊपर वाली हमने पढ़ी थी तीसरे नंबर की सीमितता प्रदान परिभाषाएं जो रॉबिन्स के द्वारा दी गई। उसमें कहा गया था कि आवश्यकताएं हमारी क्या है, अनंत है। निश्चित रूप से प्रोफेसर जे.के. मेहता भी इसी चीज को मानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। परंतु हमें क्या करना चाहिए, इन आवश्यकताओं को विहीनता की कंडीशन में ले जाना चाहिए। यानी ये ऐसी कंडीशन चाहते हैं, कौन, प्रोफेसर जे.के. मेहता, जहां पर हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। उस स्थिति पर कैसे पहुंचा जाए, उसका जो सिस्टम है, उसका तरीका जो है वो बताते हैं कौन, प्रोफेसर जे.के. मेहता। और उनकी जो परिभाषाएं हैं, और जे.के. मेहता कहते हैं कि अर्थशास्त्र में एक ऐसा तरीका बताता है, एक ऐसा सिस्टम बताता है, एक ऐसी प्रणाली बताता है जो हमारी आवश्यकताओं को विहीन कर देता है, आवश्यकताओं को शून्य कर देता है, उस स्थिति में पहुंचाता है। और ये कौन बता रहे हैं, प्रोफेसर जे.के. इस प्रकार आपने देखा कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला धन प्रदान, दूसरा कल्याण प्रदान, तीसरा सीमितता प्रदान, चौथा विकास प्रदान और पांचवी आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित। जब इन सारी परिभाषाओं पर हम गौर करते हैं, देखते हैं, सबको एक साथ लेते हैं, तो उन सबका जो सारांश है, उन सबका जो निचोड़ है वो निकल कर क्या आता है, तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है, या हम यूं कहेंगे अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान होता है। इसी चीज को जब हम आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र समाज एवं परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई का मतलब होता है कि कोई एक उपभोक्ता हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक उत्पादक हो सकता है। उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या है, फर्म क्या है, इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी 11वीं में प्राप्त कर चुके हैं और इसको डिटेल के अंदर अपन आने वाले पाठों के अंदर पढ़ेंगे। अथवा देखो यहां तक तो क्या है, समाज एवं परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा उनके समूहों, इनके समूह, जो एक उपभोक्ता था, एक उत्पादक था, एक फर्म था, इनके समूह एवं देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान से संबंध रखने वाला विषय है। तो आपने क्या देखा कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान होता है, सारांश के रूप में हमने देखा। और अर्थशास्त्र में समाज और परिवार के सदस्यों के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई में एक फर्म हो सकती है, एक उत्पादक हो सकता है, एक उपभोक्ता हो सकता है, अथवा ये तो व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है, अथवा उनके समूहों एवं देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक व्यवहार, देशों का आर्थिक व्यवहार क्या हो सकता है, उनके आयात निर्यात हो सकते हैं,
एक दूसरे देश में निवेश हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती है, उनकी राष्ट्रीय आय हो सकती है, रोजगार हो सकते हैं, आर्थिक कल्याण हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सी परिभाषा के अंदर, इतनी सी 3-4 पंक्तियों के अंदर अर्थशास्त्र को समेटने का प्रयास किया गया है। ये क्या था? धन प्रदान, कल्याण प्रदान, सीमितता प्रदान, विकास प्रदान, आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित। इन तमाम परिभाषाओं को एक सारांश के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है और इसी परिभाषा से निकल करके जो इसी चैप्टर का अर्थशास्त्र के परिचय का जो तीसरा टॉपिक है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और नेचर, ये निकल कर आएगा। देखो आपके सामने अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जेएम कीन्स के द्वारा बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, अध्ययन किए और उसके बाद उनको ये समझ में आता है कि जो अर्थशास्त्र विषय है इनके दो हिस्से हो सकते हैं, दो पार्ट्स में उसको बांटा जा सकता है। और यहाँ जो अथवा आपने गौर किया था, ये अथवा इससे जो पहले का हिस्सा है इस परिभाषा में, समाज और परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक एवं फर्म, इनका जो अध्ययन है, व्यक्तिगत इकाई संबंधित जो अध्ययन है, वो इधर वाला हिस्सा, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, आर्थिक वितरण एवं आर्थिक कल्याण, यानी 5 इसके अंदर चीजें आती है। उत्पादन आता है, उपभोग आता है, विनिमय आता है, वितरण आता है और सबसे लास्ट में आर्थिक कल्याण। ये जो हिस्सा है इधर वाला, इसको इकोनॉमिक्स में नाम दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। सिंपल सी चीज है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप इसका अध्ययन करेंगे, उत्पादन का करेंगे, उपभोग का करेंगे, विनिमय का करेंगे, वितरण का करेंगे और आर्थिक कल्याण का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का जो दूसरी तरफ में हिस्सा और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो आप देखिए, राष्ट्रीय आय व रोजगार, पहला। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर। तीसरा, आर्थिक विकास। और चौथा, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। ये चारों टॉपिक इकोनॉमिक्स के दूसरे हिस्से में, दूसरे पार्ट में, और उसका नाम क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। और यहां अथवा की बात देखिए, उनके समूह एवं देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये समूह, देशों का आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, ये सारा इसमें समेटा गया है। इस प्रकार से आज हमने अर्थशास्त्र के परिचय से संबंधित 3 टॉपिकों के ऊपर हल्का सा अध्ययन करने का प्रयास किया है। पहला हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें हमने जाना है कि अर्थशास्त्र कब से स्टार्ट हुआ, आदिकाल से चला आ रहा है। उसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के ऊपर हमने गौर किया। उसके बाद हम चले हैं उसके सारांश रूप में परिभाषा, और लास्ट में अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, जिसको कीन्स ने काफी सारा अध्ययन किया। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि और समष्टि के अंदर। आगे आने वाले इसी के जो टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के जो व्यष्टि समष्टि में अंतर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।